वेलकम बैक। और आज हम लोग इस लेक्चर पे आर्टिकल 15 से आर्टिकल 18 को कंप्लीट करेंगे। तो जल्द से शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 देखिए, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म आदि के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 में जो लिखा है धर्म आदि का मतलब है कि 5 आधार हैं कुल: धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म के स्थान के आधार पर भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ, भारत के सिटीजन के साथ, भारत में किसी भी प्रांत में चले जाइए, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 आपको ये गारंटी देता है। आर्टिकल 15 केवल भारत के नागरिकों के ऊपर लागू होता है। तो समय समय पे हम लोग जो पाकिस्तान के लोगों को होटल नहीं देने का आह्वान करते हैं, या फिर अभी हाल में चीन के लोगों को हम लोग होटल पे कमरा नहीं देने के लिए हम लोग जो आह्वान कर रहे हैं, तो ये उन पर लागू नहीं होगा। केवल भारतीय लोगों को ये गारंटी इसमें दी गई है। आर्टिकल 15 का 1 हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 15(1) उसी बात को आगे बढ़ाता है और आर्टिकल 15(1) ये गारंटी देता है कि राज्य के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा, भारत के नागरिकों के साथ इन 5 आधारों पर, वापस देख लेते हैं, धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य जो होगी वो इन 5 आधारों पर भारतीय लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अगर वो करते हुए पाई जाती है तो न्यायालय हमको प्रोटेक्शन देता है। भारत के लोगों को एक गारंटी प्रदान करता है आर्टिकल 15 का 1। आर्टिकल 15 का 2 हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 15 का 2 कहता है कि सरकार के साथ साथ, यानी कि राज्य के साथ साथ जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, देखिए सरकार में जो हिस्सा होता है, सरकार के द्वारा जो पोषित होते हैं, उसको हम लोग राज्य कहते हैं। और राज्य के जो अलावा जो लोग बच गए वो प्राइवेट व्यक्ति हो गए। तो इसमें बोला गया, आर्टिकल 15(2) में बोला गया कि सरकार के साथ साथ, यानी कि राज्य के साथ साथ जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो वो भी भारत के किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? वही स्थलों पर, यानी कि उन स्थलों पर जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर भेदभाव होता है, जैसे होटल्स में, जैसे दुकानों में, जैसे मनोरंजन के स्थलों में। तो अगर कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, कोई निजी दुकान है किसी की, तो उस दुकान पर ये नहीं बोल सकता है कि हम लोग इस धर्म के लोगों को ही हम लोग सामान देंगे, या फिर इस धर्म के लोगों को हम लोग सामान नहीं देंगे। या फिर होटल पे अगर आप खाना खाने जाएं तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते कि हम लोग इस जाति के या इस धर्म के लोगों को हम लोग अपने होटल पर प्रवेश नहीं कराएंगे। या फिर टिकट के बांटते समय, जो सिनेमा हॉल होते हैं उसमें टिकट बांटते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो देखिए, ये बोलता है कि जिन जिन स्थानों पर भेदभाव हो रहा है, जिन जिन स्थानों पर भेदभाव होता है ग्राउंड लेवल पर, उन स्थानों पर कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य हो या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति हो। आर्टिकल 15 का 2 में साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर सरकार के द्वारा कोई पोषित हो, आंशिक या फिर पूर्णतः, यानी कि सरकार का थोड़ा पैसा अगर लगा हो या फिर सरकार का पूरा पैसा लगा हो, तो उससे निर्मित जो नदी तालाब होते हैं, हालांकि नदी तो नहीं बोल सकते, जो तालाब होते हैं या फिर जो सड़क होती है, तो उन स्थानों पर भी इन 5 आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई तालाब है या कोई फुटपाथ है, कोई सड़क है और उस पर सरकार का पैसा लगा है, चाहे वो थोड़ा ही लगा हो, तो वहाँ पर भेदभाव नहीं हो सकता। यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि इस जाति के लोगों को ही उस पर चलने दिया जाए। हाँ, अगर वो कोई निजी व्यक्ति का अगर कोई तालाब है, या मैं कहूँ कि अगर वो निजी व्यक्ति की ज़मीन के अंदर तालाब आता है, तो ऐसे में वो बाहर के लोगों को रोक सकता है, क्योंकि वो उसकी निजी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सरकार के द्वारा पोषित होते हैं, चाहे ग्राम की अगर बात करूँ, गाँवों में पब्लिक जो तालाब होते हैं वो सभी लोगों के लिए होते हैं, उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे वो राज्य करे या फिर प्राइवेट व्यक्ति करे। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 का 3। देखिए, आर्टिकल 15 का 3 जो है वो ये कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कि सरकार या राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रोटेक्शन दे सकता है। आर्टिकल 15(3) में बोलते हैं कि सरकार अगर महिलाओं को और बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन दे तो वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं करेगा, आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं करेगा।
ऐसा क्यों होगा, कई लोगों को ये भेदभाव लग सकता है, लेकिन अगर हम उसको समझें तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि क्योंकि उनकी सामाजिक और शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि वो आसानी से वंचित के शिकार हो जाते हैं, आसानी से वंचन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनके साथ एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि जो समाज में कमज़ोर हैं, उन कमज़ोरों को हम लोग ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग समान आ जाए। तो देखने में तो हमको लगेगा कि सरकार जो बस होती है उसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर देती है, चाहे मेट्रो में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर देती है, या फिर अगर हम लोग बात करें जो महिला होती है जब वो गर्भवती होती है तो उसको छुट्टियां भी दी जाती हैं, साथ में उसको सैलरी भी आप देना पड़ेगा, आपको आप उनकी सैलरी भी नहीं काट सकते। या फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है, चाहे पंचायतों में 50% का आरक्षण हो, कई राज्यों में ये 50% का आरक्षण भी है। तो वो कोई नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि वो भेदभाव नहीं है, बल्कि वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ताकि जो कमज़ोर लोग हैं उन कमज़ोर लोगों को हम लोग आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, महिलाएं जो होती है वो सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए उनके साथ ये भेदभाव या उनके साथ ये पॉजिटिव भेदभाव किया जा रहा है। तो इसी के तहत अगर हम लोग देखें तो महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो आर्टिकल 15 के तहत आता है, और आर्टिकल 15 के तहत अगर उनको दिया गया तो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं करता, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है। महिलाओं को प्रसूति के समय जो अवकाश मिलता है, जो उनको सुविधाएं मिलती है, तो वो भी आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं करता, यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा जो महिलाओं के शिक्षण संस्थान होते हैं, जो महिलाओं के लिए ही शिक्षण संस्थान होते हैं या महिलाओं के द्वारा जो संचालित जो शिक्षण संस्थान होते हैं, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई महिला डिग्री कॉलेज हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई महिलाओं के लिए कोई स्कूल हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि वो महिलाओं को समाज के उस स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर वो आकर के समान हो जाए। अगर हम दो अनइक्वल लोगों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करें, अगर हम दो असमान लोगों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करें, तो उससे होगा ये कि जो व्यक्ति काफ़ी ताकतवर है तो वो ताकतवर ही रहेगा, और जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रहेगा। तो अगर हमको भेदभाव नहीं करना है तो हमको जो कमज़ोर होगा उसको हम लोग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो एक मजबूत या फिर ताकतवर व्यक्ति के साथ मुकाबला करने लायक हो जाए। तो इसको हम लोग आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं करते। साथ में अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय इसमें दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय दिया था कि जो सरकारी जॉब्स होती है, अगर सरकारी जॉब्स में कभी ऐसा हो जाए कि पुरुष और जो महिला होती है, जो उम्मीदवार हैं दोनों, उनके समान जो है अंक आ जाएं या समान अहर्ताएँ हो जाए दोनों की, तो ऐसे में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर दोनों जो लोग हैं वो समान अहर्ताएँ प्राप्त करते हैं और सीट एक ही है, यानी कि दोनों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो ऐसे में महिलाओं को ही चुना जाए। प्लस जो हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो फीस भी कम होती है कई जगहों पे, जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आर्टिकल 15 यहाँ पर बोलता है। इसके अलावा 1990 में संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट पारित किया था, यानी कि एक महिला आयोग बनाया था, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसको आप डिस्क्रिमिनेशन ना समझे, ये भेदभाव नहीं है, ये आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं करता है। 15 की 4 को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 15 का जो 4 है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया, और सरकार ने यानी कि इस संशोधन के द्वारा राज्य सरकार को शक्ति दे दी गई कि वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, ध्यान रखिएगा 2 आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थान पे आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो जो यहाँ पर लिखा है पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है इसमें सामान्यतः SC और ST शामिल होता है, लेकिन राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिछड़े वर्ग में किसे शामिल करे। तो जो SC और ST के लिए शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 15(4) का है, और मैंने आपको बोला कि सरकार अगर ऐसा करे तो वो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आरक्षण देना ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें हम लोग कमज़ोर वर्ग को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। तो अब ये सरकार मजबूर क्यों हुई, सरकार ने क्यों ऐसा संशोधन किया, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, और वो है दोराइजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास।
तो हुआ ये था कि मद्रास सरकार ने अपने राज्य में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें एक विशेष जाति और समुदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी। और दोराइजन जो है इस केस को लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मद्रास सरकार ने जो अपना पक्ष रखा उसमें उन्होंने बोला कि वो आर्टिकल 46 के तहत जो डीपीएसपी है, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशित तत्व है, उसके तहत ऐसा कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के इस फैसले को अवैध भी घोषित कर दिया और असंवैधानिक भी घोषित कर दिया। अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया तो उसको संवैधानिक करने का एक ही तरीका कि संसद जो है वो अमेंडमेंट करे। तो संसद ने अमेंडमेंट कर दिया, संसद ने संशोधन कर दिया और राज्य सरकार को सख्ती दे दी कि अगर उसे लगे कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर उसके राज्य में कोई पिछड़ा वर्ग जो है उसका उचित प्रबंधन नहीं किया गया है तो उसके लिए उचित प्रबंधन करे शिक्षण संस्थान में। तो शिक्षण संस्थान में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15(4) के तहत किया गया। अब समझते हैं आर्टिकल 15 का 5। देखिए आर्टिकल 15 का 5 है, ये भी 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा से जोड़ा गया, यानी कि 93rd अमेंडमेंट 2005 में से जोड़ा गया। समझेंगे उसमें क्यों जोड़ा गया, लेकिन बात करते हैं कि आर्टिकल 15 का 5 है क्या। आर्टिकल 15 का 5 कहता है कि राज्य को अधिकार दे देता है कि वो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान को छोड़कर, जामिया मिलिया इस्लामिया अगर बात करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सरकारी और निजी, सरकारी भी और प्राइवेट जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें SC के लिए तो था ही पहले से, ST के लिए भी था और यहाँ पर कर दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो OBC हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। इन दोनों में आर्टिकल 15(4) और 15(5) में एक अंतर यह है कि यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए शामिल किया गया और इसमें SC ST के साथ साथ OBC के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो सरकार ने जब ये अमेंडमेंट किया तो उसके बाद जो IIM और IIT जैसे संस्थान हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उन्होंने अपने शिक्षण संस्थान में OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग की सरकार मजबूर क्यों हुई। तो हुआ यह था कि एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम लोग कहेंगे इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का केस। तो इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार केस चला था 2005 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सरकारी यानी कि जो गैर सरकारी हैं, जो सरकार से पैसा नहीं लेते हैं, ऐसे प्राइवेट संस्थान में OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार के द्वारा वो तो वित्त नहीं ले रहे हैं। तो इस निर्णय को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हटाने के लिए फिर अंत में अमेंडमेंट करना पड़ा। तो 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। हालांकि इसकी वैधानिकता को लेकर के कुछ और भी केस चले थे, जिसमें एक बहुत फेमस केस है अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 में चला था। तो अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार मामला चला था 2008 में, ये जांच होने के लिए कि भाई जो प्राइवेट संस्थान हैं जो सरकार से पैसा नहीं लेते हैं तो क्या उनमें ये आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी संवैधानिकता तो है, यानी कि ये संवैधानिक है, लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लागू हो या ना हो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को प्रमाणित कर दिया अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 का 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी हाल फिलहाल में से जोड़ा गया है आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6। तो आर्टिकल 15 का 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 का 6 बोलता है कि जो 2009 में अभी 124वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक था और संशोधन का नंबर था 103वां, उसके तहत जो स्वर्ण वर्ग की जो जातियां होती है, या मैं कहूं कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उसको भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अभी आपने देखा था इससे पहले था जो भी आरक्षण था वो सामाजिक था और शैक्षणिक था, यहाँ पर आर्थिक शब्द भी जोड़ा गया और 2 प्रावधान किए गए। तो इसमें जो है आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में दोनों में 6 जो छठा क्लॉज है वो जोड़ा गया। तो बात करते हैं 15 के 6 की। तो 15 का 6 का एक कहता है कि जो क्लॉज 4 है और जो क्लॉज 5 है उसमें जो सामाजिक लिखा था और जो शैक्षिक लिखा था उसके इतर, उसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान लागू होगा। तो अब उसमें आर्थिक रूप भी शामिल हो गया है। आर्टिकल 15 का 6 का जो बी है उसकी हम लोग बात करते हैं।
इसके अनुसार जो है ऐसे वर्गों के लिए, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण किया जाएगा शिक्षण संस्थान में। अब अगला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 16।